सब ने आनंद से क्लास ज्वाइन किया और सबके चेहरे पर खुशी दिख रही है। आप सब योग के सत्र में ज्वाइन हुए और सभी को, सभी टीम को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई सबको। और तिल के लड्डू तो खाने मिलेंगे। तो मैं अगले जो सत्र है हमारा मकर संक्रांति पर, तो सबको मेरी तरफ से बधाई। तिल के लड्डू रखे हैं, सभी लोग अपना अपना हिस्सा को उठा लें। किसी को नहीं चाहिए ये लड्डू? नहीं चाहिए तो फिर चुपचाप रहो भैया। उल्का जोशी जी आहे ना, उल्का जोशी जॉईन आहे। हाँ, मला माझा मोबाईल बंद आहे त्यामुळे तो फिर हम सभी को पार्सल कर देते लड्डू। एक मिनट आलेली आलेली प्रणालीता, एक मिनिट। हाँ प्रणाली एक प्रणाली मी आलेली आहे। हाँ 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 मी उल्का जोशी आलेली आहे। हो ताई, एक मिनिट तुम्हाला बोलवते। पण आज मकर संक्रांत, तीळ गुळ घ्या आणि गोड गोड बोला। तर मुकेश भैया ने जो तीळ गुड़ दिए हैं वो सबने खा लिए हैं, अब सबको मीठा बोलना है। तो मैं अगला सत्र आरंभ करने के लिए आदरणीय बहन प्रणाली ताई ने जो आज ये हमारे मुख्य अतिथि को ज्वाइन किया है, उनको मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। वो अपने उनको परिचय के साथ इस योगाहार मंच पर सादर आमंत्रित करें। ओम। आज हमें मकर संक्रांति के विशेष पर मार्गदर्शन देने के लिए देवगढ़ से उल्का जोशी, जो निवृत्त माध्यमिक शिक्षिका और पर्यवेक्षिका है वाड़ा हाई स्कूल की, उन्होंने एमए संस्कृत और मराठी में किया है। आदर्श शिक्षिका के अनेक पुरस्कार उन्हें प्राप्त है। साहित्य के अनेक पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त है। सामाजिक और सांस्कृतिक आध्यात्मिक क्षेत्र में उनका बहुत काम है और उनको विशेष रुचि है बच्चों के लिए मार्गदर्शन करने में। तो आज के मुख्य अतिथि सौ उल्का जोशी को मैं आमंत्रित करती हूँ मकर संक्रांति विशेष पर मार्गदर्शन करने के लिए। ओम प्रणाम। ओम प्रणाम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज सूर्य का त्योहार है, इसलिए पहले सूर्य की गायत्री ही मंत्र का जाप करती हूँ। आप जैसे धर्मपारायण, सत्वशील और कर्तव्य दक्ष सब सद्गुणी सज्जनों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभेच्छाएं। आज तो मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज के दिन में 7:15 से सायं 6:30 तक महापुष्प पर्वणि काल है और इस पुण्यमय कालावधि में हम एक दूसरों को बधाई दे रहे हैं। मकर संक्रांत यह हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। सनातन धर्म के हर एक त्योहार में लोगों की उमंग बढ़ाई जाती है, उसी तरह यह भी एक आनंदोत्सव है। पहले मैं आज दिन के धार्मिक कार्यक्रम क्या है वो बताती हूँ। इस साल मकर संक्रांति 15 जनवरी 2024 को मनाई जा रही है। आज ब्राह्म मुहूर्त में 2:54 के मुहूर्त पर सूर्यदेव ने मकर राशि में प्रवेश कर लिया है। एक धार्मिक कल्पना है कि शनिदेव सूर्यदेव जी के पुत्र है और ये मकर राशि है, ये शनिदेव की राशि है। इसलिए आज शनिदेव को मिलने के लिए जब सूरज मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तब उनको बहुत ज्यादा आनंद होता है। शनिदेव के प्रभावित राशि में प्रवेश करके पिता पुत्र के अद्भुत मिलन का आनंद हम मनाते हैं। इसी शुभ मुहूर्त पर उत्तरायण भी शुरू होता है। यह महापर्वणि मानी जाती है। इस पर्वणि में लोग तिलोदक से स्नान करते हैं और तिल गुड़, तेल, धान्य, वस्त्र
इत्यादि का दान करके पुण्य लुटाते हैं। आज का शुभ समय 7:15 से शाम के 6:20 तक है। इस पर्व काल में सूर्यदेव की भी आराधना की जाती है, क्योंकि सूर्योदय आज का प्रमुख देव है। सूर्यदेव पितरों का भी कारक है, इसलिए स्मरण पूर्वक आज पितरों का भी तर्पण किया जाता है। इसलिए सूर्यदेव और पितर दोनों की आराधना आज के दिन में बहुत आवश्यक मानी जाती है। आज की संक्रांत देवता का वाहन अश्व है। उसने काले वस्त्र पहने हैं, हाथ में भाला है। उसका वार नाम घोरा है और नक्षत्र नाम महोदरा है। संक्रांति के इस त्योहार पर उसने काला वस्त्र पहना है, लेकिन इस साल संक्रांति देवी काला वस्त्र पहनकर आई है। हम संक्रांति को काला वस्त्र पहनना महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन इस साल संक्रांति देवी ने काला वस्त्र पहना है, इसलिए आज हमको काला वस्त्र वर्ज्य है। यह सब कुछ हुआ सनातन धर्म की जानकारी। आज हम अन्य 2-3 दृष्टिकोणों से भी इस ओर देख सकते हैं। पहला मुद्दा है, आज से प्राकृतिक वातावरण में संक्रमण होता है। जाड़े की मौसम और गर्मी का मौसम, इनके बीच में यह त्योहार मनाया जाता है। दिनमान किंचित बढ़ने के कारण एक उत्साह निसर्गतः बढ़ता है। प्रकृति वसंत ऋतु की राह जो रही है। ऐसे उल्लसित वातावरण में पेड़ों, पौधों, पशु पक्षी और मनुष्यों को भी ज्यादा एनर्जी आती है। वातावरण में ज्यादा आनंद निर्माण होता है। तिल और गुड़ दोनों उष्ण पदार्थ है, जाड़े का निवारण करते हैं। तिल में स्नेह है, गुड़ में मीठापन। दोनों के मिश्रण से एक अजीब स्वादिष्ट पौष्टिक पदार्थ बनता है। परस्परों में तिलगुड़ के लड्डू बांटे जाते हैं। इस समय परस्परों में स्नेह, प्रेम, आदर बढ़ जाता है। हर एक व्यक्ति दूसरे को बोलता है, यह तिलगुड़ का लड्डू लो और साल भर मीठा बोलो। मराठी में बोलते हैं, तिळगुळ घ्या आणि गोड बोला। समाज में एक अभिसरण होता है। बड़े छोटे, श्रीमंत गरीब, सुशिक्षित अशिक्षित, सभी भेदभाव मिट जाते हैं। महिलाओं का उत्साह तो फूलों न समाता। अच्छे अच्छे पकवान बनाती है और ईश्वर को भोग चढ़ाती है। सभी महिलाएं सुघट का पूजन करती है। अपनी भारतीय संस्कृति में घट तो सृजन का प्रतीक है। घट को हल्दी कुंकू से सजा धजा जाता है। उसमें चावल, ऋतुकालोद्भव सब्जियां, फल डालते हैं। श्रद्धा पूर्वक पूजन करती है महिलाएं और उसका दान भी करते हैं। महाराष्ट्र में बड़े तौर पर महिलाएं हल्दी कुंकू समारोह आयोजित करती है और उपयुक्त वस्तुओं का दान करके पुण्य जुड़ाती है। लड़कियां भी सज धज कर अपनी माताओं का अनुकरण करके संस्कृति का संवर्धन का वस्तु पाठ लेती है। अच्छे कपड़े, गहने, तिलगुड़ का आदान प्रदान, अत्यंत आनंदमय वातावरण एक उत्सव का माहौल बन जाता है, जो सब लोगों को कार्यरत रहने को सदा प्रोत्साहित करता है। अब मैं अपने सामने एक महत्वपूर्ण विचार, इस संक्रमण उत्सव का महत्व अधोरेखित करती हूँ। इस निमित्त से यह विचार मैं आपके सामने रखती हूँ। इसके ही साथ हमने अंतर्मन से ही मन का संक्रमण करना चाहिए। जमे हुए पुराने निरुपयोगी विचार आचार छोड़कर नई दिशाएं, नई उर्मियां, प्रगति के पथ पर रहने की नई आकांक्षा मन में श्वास में भर लेनी चाहिए। नई पीढ़ियों के साथ पुराना सब कुछ अच्छा साबुत रखकर
एडजस्टमेंट करनी चाहिए। व्यायाम, खेलकूद से तंदुरुस्ती अच्छी रखनी चाहिए। ये तो सूर्य नारायण जी का त्योहार है। सूर्य नमस्कार हमने करने चाहिए, जो इस पतंजलि योगपीठ में प्रारंभ से ही आज तक महत्वपूर्ण माना जाता है। सूर्य तो हमारी ऊर्जा का मूल स्थान है, इसलिए सूर्य की उपासना भी करनी चाहिए और सूर्य जैसे तेजस्वी बनने की आकांक्षा रखनी चाहिए। नया जमाना अपनाना चाहिए और इसलिए दुराभिमान, स्वार्थ ऐसे दुर्गुण छोड़कर नए युग के लिए खुद को संक्रमित होकर तैयार होना चाहिए। ऐसे करेंगे, ऐसा ही करेंगे तो हमारे भाग्य में सूर्य का अच्छी तरह से, सूर्य का यानी हमारे भाग्य सूर्य का अच्छी तरह से पूजन होगा। आज हमें राजकीय संक्रमण में दिखाई देता है। थोड़े ही दिन में 22 तारीख को, इस महीने के 22 तारीख को राम लल्ला अवध में अपने मूल स्थान में विराजित होंगे। मैं इस पर ज्यादा भाष्य नहीं करूंगी। थोड़ा राजकीय भाग है, थोड़ा आध्यात्मिक भाग है, थोड़ा सामाजिक भाग है, लेकिन इस पर मैं ज्यादा भाष्य करना इस समय नहीं चाहती। पूरे भारत में तथा देश विदेशों में भी यह तो त्योहार माना जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि विदेशों में पूरी पृथ्वी पर 75 लोग, अधिकारी वर्ग भारतीय बुद्धिमान लोग हैं। इसलिए पूरी जगत में यह संक्रमणोत्सव माना जाता है। वहां का स्वरूप भिन्न होगा, लेकिन यह उत्सव माना जाता है। अपने भारत के बहुतांश राज्य में यह संक्रमण उत्सव माना जाता है। महाराष्ट्र में यह उत्सव 3 दिन मानते हैं। संक्रांत के पिछले दिन को भोगी बोलते हैं। उस दिन नहा धोकर खिचड़ी पकाते हैं। उपलब्ध सब्जियों की एकत्रित सब्जी बनाते हैं। तिल डालकर रोटियां बनाते हैं। सुहासिनी और लड़कियों को भोगी का दान, मराठी में उसको वाण बोलते हैं, देते हैं। और अगला दिन किंक्रांत नाम से माना जाता है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में इसे लोहरी बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में खिचड़ी, बंगाल, असम में माघ बिहू, तमिलनाडु में पोंगल, ऐसे तरह तरह के नाम से ये उत्सव माना जाता है। पोंगल में चावल की विशिष्ट रेसिपी से बना पदार्थ, मराठी में खीर बोलते हैं, उसी तरह का एक पदार्थ बहुत बड़े पैमान पर किया जाता है। सब लोगों को बांटा जाता है। वहां तो नौकाएं सजाकर उनकी स्पर्धा भी होती है। हमने फोटो देखा है, बहुत आकर्षक दृश्य है वो। गुजरात में सभी त्योहार के साथ पतंगबाजी करते हैं। भारत के विविध प्रांतों से लोग इन पतंगों की मजा लूटने के लिए वहां आते जाते हैं। इसी तरह पूरे भारत में ये त्योहार मनाया जाता है। ये पतंग उड़ाने का एक मजा है, वो आरोग्यकारक एक दृष्टिकोण है। जाड़े के मौसम में त्वचा रोग ज्यादातर होते हैं। पतंग के बहाने से लोग धूप में जाते हैं। जाड़े में सूर्य किरणों से उष्णता भी मिलती है और त्वचा पर सूर्य किरण आने से नैसर्गिक उपचार होता है, सहज ही हेल्थ प्राप्त होती है। इसी तरह हमारा हर एक त्योहार प्राकृतिक, भौगोलिक, सामाजिक, मानसिक, श्रद्धालु दृष्टि से बनाया गया है। जिन लोगों को साइंस समझता नहीं, जिन लोगों को अध्यात्म समझता नहीं, उनके लिए ये सभी बातें एक श्रद्धा में लिख दी है। ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, और वो हर एक तरीका पूर्णतः
शास्त्रीय दृष्टि से योग्य है। उनको समझो या ना समझो, लेकिन वो आरोग्यपूर्ण व्यवहार करते हैं, आरोग्यपूर्ण व्यवहार करते हैं और त्योहार का आनंद भी मनाते हैं। उनका मन संतुलित रहता है। हम ऐसे संस्कृति के पाइक है, इसका हमें बहुत अभिमान है। यह अभिमान की ही बात है कि जिस संस्कृति में हर महीने में प्रकृति और साइंस इन दोनों बातों का सोच विचार करके त्योहारों की रचना की है। फिर से एक बार आप जैसे सब महानुभावों को संक्रमण शुभेच्छाएं, शुभकामनाएं अर्पित करके मैं रजा लेती हूँ। आप सबों का चारों ओर से उत्कर्ष हो। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुःखमाप्नुयात्। सब लोगों को सुख प्राप्त हो, सब लोगों को आरोग्य प्राप्त हो, सब लोगों को सभी अच्छी बातें देखने को मिलेगी और कोई भी इस जगत में कोई भी दुखी नहीं रहेगा। ऐसी ही हमारी वैदिक प्रार्थना है। इस प्रार्थना से मैं अपने इस वक्तव्य का वक्तव्य से रजा लेती हूँ। आपने मुझे यह जो एक संधि प्राप्त कर दी, इसलिए मैं आप सबों की, आपने मुझको सुना, बीच बीच में कोई टोकरा नहीं। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद मान के मैं अभी थम जाती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद बढ़िया उल्का है, ताई। हाँ, आप बढ़िया, आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बेसिकली बताई संक्रांति की बात है। ये लिंक छोड़ना मत। बाकी जन ये आपके बोलने पर प्रतिक्रिया भी होगी। रंजना दीदी। ओ जी जी, हाँ धन्यवाद। धन्यवाद उल्का ताई। आपने धन्यवाद। मकर संक्रांति यह सन जो जनवरी महीने में साजरा किया जाता है, हिंदू का मुख्य सन है। मुख्यतः जनवरी 14 और 15 में ये सन मनाया जाता है। उसके बारे में आज मकर संक्रांति पर आपने बहुत अच्छे से विस्तृत से जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मुझे लगता है कि हमारे योगाहार में सभी बहनें जुड़ी हुई है, सभी भाई भी जुड़े हैं। तो सब मकर संक्रांति अपने यहाँ पर कैसे मनाते हैं इसके बारे में अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे इस योगाहार मंच पर। तो सबसे पहले मैं आदरणीय श्री पवन कुमार सर को सादर आमंत्रित करती हूँ। फिर बाद में हम सबके एक एक की कमेंट ले लेंगे। जी धन्यवाद। ओम जी नमस्कार। ओम। नमस्कार। आज की हमारी मुख्य अतिथि उल्का ताई और को लाने वाली प्रणाली जी, आप दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन। इस अवसर पर हम सब मिलकर के जहाँ एक नए उत्साह, नए उमंग के साथ इसको मना रहे हैं, और मैं देख रहा था कि आपने जब अपना भाषण शुरू किया तो उस समय 7:15 ही हो रहे थे। तो इस शुभ अवसर पर भी आज आपने अपनी बात कही है, तो आज का दिन हमारा शुभ रहेगा, ये वर्ष भी हमारे लिए शुभ रहे, यही कामना है। और धन्यवाद। जहाँ तक के जो हमें एक नए युग की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ऐसा हमें एहसास हो रहा है इस वर्तमान समय में। जिस प्रकार से पूरा भारत देश जो है वो अभी ऊर्जा से भरा हुआ है, और उसकी तुलना में अगर हम तुलना करते हैं तो बाकी जगह उतनी ऊर्जा नहीं है जितना कि आज की तारीख में भारतवर्ष में दिखाई दे रही है। और उसके बहुत सारे कारण हैं, और ये सकारात्मक रूप से हम लोगों के मन में बहुत ज्यादा सकारात्मकता भी भरी हुई है। काफी उसका भी प्रभाव दिख रहा है, लोगों के मन में उमंग दिख रही है, और ये सब कुछ हमें निर्देश भी दे रहा है, कुछ हमें बता भी रहा है, आने वाले समय के बारे में भी कुछ शायद हमें एक इंगित कर रहा है। तो हमारे जो है, अब हम आगे बात करते हैं। तो मुझे इस अवसर पर मुझे यह भी कहना है कि हम जो हमारी 22 तारीख को जो हमारा कार्यक्रम
होगा इस योगाहार का, उसकी भी हमें प्लानिंग करनी है कि उस दिन हम क्या कर रहे होंगे। एक तो इस कार्यक्रम में क्या कर रहे होंगे उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आने वाले समय पर, और साथ ही अपने व्यक्तिगत जीवन में और अपने सामाजिक जीवन में हम लोग क्या-क्या कर रहे होंगे, इस पर भी हमें ज़रूर विचार-विमर्श करना चाहिए। आज का दिन बहुत शुभ है हमारे लिए, तो इस पर हम आने वाले समय के बारे में भी ज़रा-सी और चर्चा करते हुए, और अगर आज समय नहीं हुआ तो आने वाले कल-परसों में भी इस पर बात की जा सकती है। जहाँ तक के मकर संक्रांति का जो त्योहार है उसको हम मनाते हैं, सभी जगह पर मनाते हैं, सब जगह तिल के, हमारे क्षेत्र में यहाँ पर तिल के लड्डू गुड़ के साथ मिला करके भगवान को दिया जाता है, उनको कृष्ण के अर्पण किया जाता है, उसको प्रसाद रूप में लिया भी जाता है, और बहुत उत्साह के साथ ये सब चीज़ें होती हैं। गुजरात में हालाँकि जो काइट फेस्टिवल है, तो पतंग उड़ाने का कार्य है, वो काफ़ी वहाँ से प्रचलन उसका शुरुआत हुई, और मुझे लगता है कि सब जगह उसका प्रचलन स्तर पर ये आजकल पतंग का कार्य बहुत अच्छा, जैसा आपने बताया है कि हम सूर्य भगवान को देखते हैं, और वहाँ से मिलने के लिए जो विटामिन डी है, सूर्य की रोशनी है, उससे अपने आप को हम चलिए नहा लेते हैं, चलिए चलिए। और इस बहाने अपने आप को रोग मुक्त भी कर लेते हैं। तो ये सब हमारे दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है। जिस तरह के हमारे ये जो त्योहार हैं, वो हमें अपनी दिनचर्या के साथ इसका जब समावेश कर लेते हैं, तो हम स्वस्थ रह करके और इसको अपने जीवन को एक अच्छा सही दिशा में हम ले जा सकते हैं। और यही इस हमारे सनातन धर्म की यही खूबी है कि अपने हमारे जो जीवनचर्या को, जीवन शैली को हमारा जीवन का हिस्सा जो बनाया है, उसको त्योहार का रूप दिया है, उसको भगवान का रूप दिया है, और यही इसकी खासियत है, यही इसकी खूबी है, और यही इसकी महानता भी है। क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो और जगह पर देखने पर कम आती हैं, और हालाँकि जो हमारे जो लोग अपने देशों में भी जो पृथ्वी को, नेचर को भगवान मानते थे, उनके उसमें भी हमने देखा है कि उनकी भी कई सारी मान्यताएँ पृथ्वी आधारित हैं और हमारे पर्यावरण पर आधारित हैं। तो ऐसे ऐसी संस्कृतियों को भी अ, में भी उन्होंने अपना विकास किया है, और उसको प्रकृति के साथ चलने का एक रास्ता उन्होंने स्वयं ढूँढा है कि हम पृथ्वी को, अपनी प्रकृति को भगवान मानते हुए, उसी को अपने जीवन का आधार मानते हुए आगे चलने के लिए हम उससे प्रेरित हों, और उसके साथ ही उसका संरक्षण भी करें। क्योंकि आप एक तरफ हम उसको मान रहे हैं, और लेकिन दूसरी तरफ अगर उसका विनाश कर रहे हैं, तो ये कैसा तालमेल है? तो ये तालमेल को बनाए रखना है। इस योगाहार कार्यक्रम में भी हमारा जो तालमेल है, इसी पर ही हम चिंतन करते हैं, बातचीत करते हैं। तो इतना कह के आज अपनी बात को मैं विराम देता हूँ, और मेरा लेकिन एक प्रश्न है जो आध्यात्मिक प्रश्न है, उसके बारे में हम आने वाले समय पर ज़रूर चर्चा हमें करनी है। वो यह है कि हम जब हम सवेरे योग की हमारी कक्षा रहती है, हम हनुमान चालीसा और भगवान राम के बारे में स्तुति कर रहे हैं। बहुत सुंदर उसका लोग अपने दिल से और उसको कर रहे हैं। उसमें 2 चीज़ें मेरा ध्यान आकृष्ट किया था। वो ये था कि जब हनुमान चालीसा हम पढ़ते हैं, तो एक तो उसमें कुछ वो जो त्रुटियाँ हैं उसको हमने सही कर लेना है। उसके बारे में वो आगे जो क्या है वो त्रुटियाँ, उसको आगे सर्कुलेट कर दें हमारी टीम। लेकिन उसमें एक और चीज़ लिखी हुई है कि हनुमान चालीसा को पढ़ना है, और उसको उसका उसका जो अर्थ है, उसका जो भाव है, वो हनुमान चालीसा में ही लिखा हुआ है। वो लिखा है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। ये नहीं लिखा है कि जो यह गाए, ये नहीं लिखा है जो यह रटे, लेकिन उसमें केवल एक चीज़ लिखी है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। तो इसका भावार्थ क्या है, और क्या हमें पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, इस विषय पर भी कोई जानकार व्यक्ति अपनी राय देंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। और इस तरह से जब हम भगवान राम की स्तुति करते हैं, तो उसमें लिखा है कि उसमें लिखा हुआ है कि यह उसमें गाने की बात लिखी हुई है। यह इसका मुझे अब ध्यान नहीं आया, मेरे पास किताब नहीं है। तो भगवान राम की स्तुति में लिखी है कि हम इसको गाएँ। यह कुछ मुझे भूल गया हूँ मैं, लेकिन वहाँ पर गाने का उल्लेख किया गया है, और उसी में लिखा हुआ भी है।
तो इस विषय पर भी अगर सदन में कोई इस बारे में प्रकाश डालेंगे, उसका भावार्थ समझा देंगे और उसका तरीका बता देंगे, तो हम ये दोनों कार्य उसी भाव के साथ और उसी जिस तरह से लिखा गया हो है, तुलसीदास जी ने जो लिखा हुआ है, उसी का हम 100% पालन करते हुए उसको करेंगे। और हमारे मंच पर जो भी हमारे लोग इसको स्वेच्छा से गाते हैं या पढ़ते हैं, उसको उसी भाव के साथ वो कार्य करेंगे। तो इस विषय पर भी अगर हम चर्चा करते हैं और जानकारी मिलती है तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं इतना कह करके आप सभी लोगों को इस आज के अद्भुत दिवस की मैं शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ हमारा सबका जीवन, हमारे प्रकृति का जीवन, हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में हम सब मंगलदायक रहे, यह वर्ष भी मंगलदायक रहे। मैं कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। ओम। आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार। जी जी, धन्यवाद सर। आपने आज बहुत ही महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया, और जैसा कि सब बिंदुओं पर आपने आज अपनी बात रखी, तो आप ये होगा कि आपने जैसे कहा हनुमान चालीसा का भी जो हमें गाना नहीं उसको पढ़ना है, और जो अपने राम स्तुति के बारे में भी बताया, और जो आने वाला आदरणीय अशोक पटेल भाई साहब की यहाँ जो प्रोग्राम हो रहा है, और 1000 डे हमारे योगाहार मंच को पूरे होने वाले हैं इस परिवार को, उसके बारे में भी हम चर्चा अवश्य करेंगे। तो आज और तिल संक्रांत के इस विशेष पर्व के बारे में भी बहुत अच्छे से आपने बता दिया। तो मैं आगे ये कार्यक्रम कंटिन्यू रखती हूँ, और आदरणीय बहन प्रणाली जी को सादर आमंत्रित करती हूँ कि आप आए और मकर संक्रांति पर अपनी बात रखें। जी। ओम प्रणाम। पहले मैं आदरणीय पवन जी, हमारे मार्गदर्शक पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से, उन्होंने जो हमें मार्गदर्शन दिया वो बहुत ही उच्च कोटि का है। उसी प्रकार हमारे यहाँ के देवगढ़ स्थित उल्का दाई जोशी, जिन्होंने उत्तम अभ्यासपूर्ण जो विवेचन किया मकर संक्रांति पर, इसके लिए भी मैं कृतज्ञ हूँ। और उन्होंने बताया है, वो एक आदर्श शिक्षिका तो है ही, और उनका कार्य इतना महान है। उन्होंने बोला कि मुझे जो कुछ प्राप्त हुआ है, वो रिटायर शिक्षिका है। उन्होंने अपना पूरा जीवन एक 30-40 बरस सामाजिक आध्यात्मिक कार्य में वो अग्रसर थी। उनका नेतृत्व था, विशेषतः महिला, युवा और बच्चों के लिए कार्य करने में उनको बहुत रुचि है। तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगी कि आप इस मंच से जुड़े रहिए, और हमें आपका मार्गदर्शन और भी चाहिए, क्योंकि आप जैसे महान ज्ञानी लोगों से ये हमारा योगाहार जो है, उनसे ही प्रार्थना है कि यहाँ आप मार्गदर्शन दे। और आज विशेष मकर संक्रांति पर हमारे पूर्ण भारतवर्ष में ये जो पर्व है मकर संक्रांति का, बड़े धूमधाम से और उत्साह उमंग के साथ मनाया जाता है। आज सूर्य मकर संक्रांति में प्रवेश करता है, और इससे हमारे यहाँ जो सब जगह वातावरण होता है वो ठंड का होता है, और इस ठंड में हमारे भीतर ऊर्जा लाने का काम ये सूर्य का जो दर्शन है वो करता है, इसलिए इसका विशेष महत्व है। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में ये क्षण किसी प्रकार मनाया जाता है। तो यहाँ घर घर में महिलाएं हल्दी कुंकू समारंभ करते हैं घर घर में। और इस समारंभ में सौभाग्यवती महिलाओं को, ज्यादातर बच्चियों को, सब सब महिलाओं को बुलाया जाता है, और उनको वाण दिया जाता है जो उपयोगी होता है।
कोई भी खान पान में वस्तुओं के रूप में, और तिल दिया जाता है, फूल दिया जाता है। इसी प्रकार उस सौभाग्यवती की पूजा की जाती है और ये आनंद यहाँ मनाया जाता है। मैं इस त्योहार के रूप में ऐसा देखती हूँ कि महिलाओं का उत्तम संगठन भी होता है। हम स्कूल में भी ये समारंभ आयोजित करते हैं और महिलाओं को विशेष मार्गदर्शन भी रखते हैं। जो महिला विशेष स्तर पर कार्य कर रही है उनका उद्बोधन उस कार्यक्रम में जगह जगह रखा जाता है। इसी प्रकार ज्यादा से ज्यादा महिलाओं का संगठन, उद्बोधन और उनको एक साथ लाना, यही इस उत्सव का एक संदेश हमें मिलता है। ओम प्रणाम। धन्यवाद प्रणाली ताई, आपने आज मकर संक्रांति पर बहुत अच्छे से आपने बता दिया। और आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर अपनी बात रखने के लिए। धन्यवाद बहन जी। आज मकर संक्रांति का जो बहुत अच्छा दिन है, तो उसकी सबको शुभकामनाएं, योगहार परिवार को, उनको परिजनों को और सभी उनके जो हित चिंतक है, मित्र है, सभी को। आज की इस बेला पर हमारी मुख्य अतिथि जी ने जो बातें रखी, बहुत अच्छी बातें रखी, प्रेरणादायी बातें रखी, और उससे निश्चित रूप से हमारी जो संस्कृति है, ये संस्कृति के कुछ 2-3 पहलू जो है उसके संदर्भ में मैं इस अवसर पर बात करना चाहता हूँ। एक तो ये जो मकर संक्रांति का त्योहार जो रखा गया, वो कृषि प्रधान संस्कृति में रखा गया। अगर आप इतिहास देखोगे तो कृषि प्रधान संस्कृति में, इसीलिए मैं अब बचपन की अगर याद करता हूँ 60-65 साल के पहले की, तो निश्चित रूप से बेर इकट्ठा करना, वाल की फल्ली इकट्ठा करना, गन्ना लाना, या फिर गन्ना नहीं है तो जो जवार थे उसके थोड़े थोड़े टुकड़े लाना, ये सब काम हम लोग करते थे। बच्चे, गांव के बच्चे, जहाँ जाओ ये करो, इकट्ठा करो, और वो सब करते थे। साथ ही साथ में जो कुम्हार महिला आती थी, तो वो भी कुछ छोटी छोटी 4-5 दिया सलाई वगैरह सब लाती थी। तो इस तरह से जो पहलू था कि इनको इकट्ठा करना, एक दूसरे की तरफ जाना, ये एक बात थी। कृषि संस्कृति को आदान प्रदान करने का बढ़ावा देने की एक बात थी। दूसरा ऐसा था कि कई सारा हमारी जो महिलाएं थी, वो महिलाएं निश्चित रूप से खेती में कारीगर के रूप में काम के बारे में ही हमेशा संलग्न रहती थी। तो उनको उस तरह से 1-2 दिन छुट्टी मिलती थी, और वो छुट्टी सज धज कर एक दूसरे के घर जाती थी, और एक दूसरे के घर जाकर निश्चित रूप से उसमें आदान प्रदान होता था कि किसके घर में कौन बहू आई है, या कौन नई शादी वाली लड़की आई है, तो उसको भी बाकी गांव वालों से परिचय होता था। या जो मतलब उपवर लड़कियां थी, तो वो भी सभी गांव वालों को परिचित होती थी कि हाँ भाई ये लड़की है, शादी लायक, तो निश्चित रूप से इसके बारे में भी रिश्ता खोजना हम सबका काम है। इस तरह से आदान प्रदान और मेल मिलाप होता था। तीसरा एक पहलू हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति में ये ऐसे त्योहारों का निश्चित रूप से जो अनावरण किया है, वो इसलिए किया है कि आमतौर पर जहाँ पे मानव समूह रहता है, तो चाहे घर में हो, परिवार में हो, अड़ोस पड़ोस में हो, कहीं ना कहीं जो 2-4-5 व्यक्ति इकट्ठे रहते हैं, तो कभी ना कभी उनमें मनमुटाव होता है। 5-50 व्यक्ति रहे तो निश्चित रूप से ऐसे ग्रुप में, समूह में मनमुटाव होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ये कहीं गलती से हो भी गया तो उसको निवारण करने के ये तरीके हैं कि आप एक दूसरे को शुभकामनाएं देने के लिए जाए। जैसा दशहरा है, या दिवाली है, मकर संक्रांत है, आदि ऐसे इन त्योहारों का यदि हम विवरण देखें, तो निश्चित रूप से ये एक दो माह के अंतराल से ऐसे रखे गए हैं कि भाई उस बहाने आप दूसरे के घर में जाओगे, दूसरा आपके घर में आएगा, और उसमें जो आई कांटेक्ट होता है, फेस कांटेक्ट होता है,
तो निश्चित रूप से कि भाई ये मेरे घर में आ गया तो चलो मेरे मन में जो मनमुटाव था वो निश्चित रूप से दूर हो जाता है। मैं दूसरे के घर में जाऊं, जिससे मैं शायद 2 महीने बात नहीं करता था, तो उसके मन में भी आशंकाएं जो है वो निरस्त हो जाती है। तो यह जो आई कांटेक्ट, फेस कांटेक्ट वाली बात थी, तो इससे गांव में, पड़ोसियों में, आसपास में जो एक मनमुटाव वाली बातें थी उनका निराकरण करने का ये तरीका हमारे त्योहारों में रखा गया है। यह भी पहलू निश्चित रूप से दिखा जाता है। हालांकि इसका आज का जो विभत्स रूप है कि हम व्हाट्सएप डाले या फेसबुक पर डाले, उससे आई कांटेक्ट भी नहीं होता और फेस कांटेक्ट भी नहीं होता, तो निश्चित रूप से उसकी एक जो मूल गरिमा थी वो मूल गरिमा नहीं आएगी। और अंतिम पहलू ऐसा है कि महाराष्ट्र में संक्रांत शब्द का अर्थ ऐसा है, एक अर्थ जो है कि भाई बुराइयों को छोड़ो। संक्रांत काय पर से गई, तो बुराइयों पर से गई। तो वो जो बुराइयों को छोड़ना है और अच्छाइयों को अपनाना है, इसी को हम ट्रांजिटरी पीरियड बोलते हैं या ट्रांजिशन बोलते, उसी को संक्रमण या संक्रांत बोलते हैं। कि भाई कम से कम इस तरह से बात ये की जाती है कि भाई आज से हम इन बुराइयों को छोड़ेंगे और इन अच्छाइयों को अपनाएंगे। इस तरह के संकल्प करने का भी यह त्योहार होता है। ये जो कुछ बिंदु मेरे ध्यान में आए हमारे बहन जी के कथन के बाद में, उनको मैंने सदन के सामने रखा। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय दुबे सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण आज सच में हमारे महाराष्ट्र में जो हम पहले कैसे सन मनाते थे उसको आपने पूरी विस्तृत से बता दिया कि हम आपने बहुत सारे पहलू पर अपनी बात रखी, जैसे कि पहला वाला कृषि वाला जो है ये भी सही है, और हम स्नेह मिलाप तो ये तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम हमारे यहाँ पर तो बस जब से तिलगुल बनाया तो फिर हम हमारे बच्चे पूरे घर में जितने भी घर होंगे हमारे कॉलोनी में होंगे तो वहां पर सज धज के तिलगुल लेके जाते हैं। अभी भी ये परंपरा टिकी हुई है। और जो बात कही है कि स्नेह मिलाप, जो हम सबके घर में जाते हैं, सबको बुलाते हैं, उनको हम तिलगुल देते हैं, हल्दी कुमकुम देते हैं, और फिर जो हमारे यहाँ महिला को वान बोलते हैं जो हम देते हैं, उसमें कुछ ना कुछ तो रहता है, जैसे कि बेर रहते हैं, गेहूं रहते हैं, और ऊस गन्ना रहता है, और फिर हरभरा जो चना बोलते हैं उसको, वो भी रहता है, और फिर गाजर, ये सब सुवासिनी को वान दिया जाता है। तो ये संस्कृति के बारे में आपने बहुत अच्छे से बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला वक्ता मैं आदरणीय कल्पना कोटले जी मध्य प्रदेश से, मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ कि वो वहाँ पर किस प्रकार से ये मकर संक्रांति मनाई जाती है। जी बहन कल्पना कोटले जी, तक मेरी आवाज आ रही है? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आदरणीय बहन वैशाली विनायक जी सादर आमंत्रित है। नहीं। ओम। हाँ, ओम ओम। ओम सभी सदन को सादर प्रणाम। आज बहुत बड़ा त्योहार है मकर संक्रांति। ये मकर राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं ये दिन। और अपनी उल्का दीदी ने जो बताया, और तूने भी रंजना जी अब बताया ना, ये बच्चों तिलगुल लाते हैं और अपने कॉलोनी में वगैरह देता है, वैसा हम लोग भी हमारे यहाँ करते हैं। और मेरा भी बचपन मुझे याद आया। हम भी छोटे छोटे होते हैं ना, तो साड़ियां पहनकर नई नई कॉलोनी में पड़ोस में जाते थे और बड़ों का आशीर्वाद लेते थे। तिलगुल तिलगुल जहाँ गोड़ गोड़ बोला ऐसे बोलते थे, और अब भी ऐसा बोलता है हम लोग। और ये हमारे यहाँ सुहासिनी का बहुत बड़ा त्योहार होता है। इस सीजन में जो भाजी होते हैं ना, सब्जी, वो तूने बोले ना, ये अरबरा गाठा गाठा बोलता है, वो घेवड़ा, हमारे यहाँ घेवड़ा का महत्व होता है कोकण में। वो सब ये सुगड़े बोलते हैं ना, माटी का बर्तन होता है छोटा छोटा, वो हम लोग पूछते हैं।
हाँ, पूछते हैं, पूजा करते हैं वहाँ। हल्दी कुंकू का बहुत बड़ा महत्व होता है सुवासिनी का। और बड़े बड़े रथ सप्तमी होते है ना, रथ सप्तमी आते हैं, हाँ, तब तक रथ सप्तमी आते हैं तब तक कौन सा भी दिन मिलता है तो हल्दी कुंकू समारंभ बड़ा करते हैं, हम सार्वजनिक करते हैं, हमारे घर पे करते हैं। बहुत बहुत अच्छा त्योहार है सुहासिनी के लिए। तो एक वान जो उपयुक्त वस्तु होती है, देते हैं सुहासिनी को तो उसे कुछ ना कुछ उपयोग होता है उसी को, ऐसा हम लोग वान के रूप में देता है। और इस तरह हम लोग एक त्योहार पार पाड़ते हैं। ठीक है रंजना जी, ओम। धन्यवाद हाँ, तुम वैशाली सब भाई। लोगों को तिलगुल क्या गोड़ गोड़ बोला। हो अच्छा, धन्यवाद। धन्यवाद 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 वैशाली ताई। और अगला वक्ता में आदरणीय श्री रमेश चंद्र मेहरा जी नर्मदापुरम से है, मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ कि जी ओम। सदन को नमन। आज की हमारी योग कक्षा बहुत अच्छी रही और मकर संक्रांति पर जो जानकारी मिल रही है वो भी बहुत गहराई से उन चीज़ों को बताया गया है हमारे मुखती द्वारा। हमारे मध्य प्रदेश में जहाँ पर मैं निवास करता हूँ नर्मदापुरम, यहाँ पर भी इसी तरह से जैसा आप लोगों ने बताया उसी तरह से इस त्यौहार को मनाते हैं। पर यहाँ पर विशेष रूप से जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं वो बचपन में जब हम थे तो नर्मदा स्नान के लिए बहुत लोग आते हैं और यहाँ पर नर्मदा स्नान का बहुत महत्व है। लोग यहाँ पर आते हैं, सुबह सुबह ठंड में ही स्नान करते हैं। बहुत से लोग तो रात्रि में ही दूर दूर से यहाँ पर आ जाते हैं और सुबह स्नान करके फिर दान पुण्य करते हैं। और इस तरह से यहाँ स्नान का बड़ा महत्व माना जाता है। नर्मदा में जो है बहुत लोग दूर दूर से आते हैं। गायों को भी यहाँ पर जो है उनको चारा भूसा इस तरह की देने की एक परंपरा है। उस दिन जो है अपने रास्ते में बहुत सारा जो है उनका चारा डाल दिया जाता है। इस तरह से जो कि आदरणीय दुबे जी ने बताया कि ये किसानों से कृषि से जुड़े हुए पर्व है, उसका यहाँ पर प्रदर्शन होता है। जी ओम। जी धन्यवाद आदरणीय मेहरा जी भाई साहब, आपने बहुत अच्छे से बताया कि आपके यहाँ पर गंगा स्नान जो नर्मदा मैया का स्नान होता है और गायों को भी पूजा की जाती है और गाय को भी चारा खिलाते हैं और बहुत अच्छे से आपके यहाँ पर भी ये जो मकर संक्रांति का सन त्योहार है वो मनाया जाता है। तो चलिए अगला वक्ता में आदरणीय धर्मेंद्र बुंदेला जी है टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से, मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। जी दीदी प्रणाम सभी को। मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। दीदी हमारे यहाँ क्या है कि जहाँ जहाँ छोटे छोटे गांव रहते हैं, 4-5 गांव के बीच में मेलों का आयोजन होता है। जहाँ मंदिर धार्मिक कोई नदी नदी के तट हैं या वो है स्थान जहाँ पे भी ये है, मंदिरों पर मेलाओं का आयोजन होता है और पूरे गांव में बड़ी तैयारी के साथ बुंदेलखंड में बहुत बड़े स्तर पे इसका आयोजन होता है। लोग बागों में बड़ा रुचि होती है, पहले से लड्डू बनने लगते हैं 4-5 दिन पहले से और बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से दीदी हमारे यहाँ मनाया जाता है इसको। जी ओम। जी जी धन्यवाद जी आदरणीय भाई साहब, बहुत अच्छे से कि आपके यहाँ पर मेला लगता है ना। बड़े नदियों के जहाँ जहाँ अच्छे स्थानों पर सभी जगह दीदी बहुत मेलाओं का आयोजन होता है और लोग बाग बड़े उससे पूरे दिन आज छुट्टी मनाते हैं सभी लोग। अच्छा, तो आज के दिन आपके यहाँ मेला रहता है और फिर मेले में सब सम्मिलित होते हैं, है ना। जी जी दीदी जी। बहुत सुंदर। और लड्डू तो सबके यहाँ होते ही है, बिल्कुल तिल के लड्डू सबके यहाँ होते ही है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय धर्मेंद्र भाई साहब। और आगे में आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल जी को सादर आमंत्रित करती हूं। सदन को ओम। आज
मकर संक्रांति पर सभी को मकर संक्रांति सूर्य की संक्रांति की शुभकामनाएं। सब मीठा मीठा बोले, सबकी जिंदगी खुशियों से भरी रहे, मीठी मीठी रहे, यही शुभकामनाएं। निश्चित रूप से हमारा ये जो त्योहार है, मुझे ऐसा लगता है कि ये मतलब पूरे भारतवर्ष में मनाया जाने वाला त्योहार है, क्योंकि सूर्य सार्वभौम देवता है। मतलब प्रकृति में जो भी आज जो भी है वो सब सूर्य के कारण है। अगर एक पल के लिए भी अगर सूर्य देव का वो होता है तो दिन में तो निश्चित रूप से बड़ा विकट परिस्थिति होती है। तो हमारा भोजन, हमारा जीवन, सब कुछ इस प्रकृति का सब सूर्य आधारित है। प्रकाश संश्लेषण क्योंकि एक ही ऐसी क्रिया है जो इस प्रकृति में है जिससे कि प्रकृति को भोजन मिलता है, प्रकाश संश्लेषण है वो। और निर्माण की प्रक्रिया, एकमात्र जो प्रक्रिया है वो प्रकाश संश्लेषण है, और उससे हम सब पल्लवित और पोषित होते हैं। तो ये भगवान सूर्य की कृपा से हमको मिलती है। तो निश्चित रूप से आज हम उनको जल अर्पण करके, अर्घ्य दे के हम उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और सभी हमारे सदन के सुधीजनों को, सभी योगियों को सादर नमन। पुनः एक बार सूर्य की संक्रांति पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जी ओम। जी धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल जी, बहुत अच्छे से आपने मार्गदर्शन दिया। आपके यहाँ पर जो ये मकर संक्रांति पर्व मनाया जाता है, और आगे आदरणीय में हमारे सदन में जुड़े भगवान दास कुशवाहा जी, भाई साहब को सादर आमंत्रित करती हूँ। जी हो जी, आदरणीय भगवान दास भैया जी, मेरी आवाज आ रही है अब तक? तो आप सादर आमंत्रित है। जी ओम ओम। सदन को प्रणाम। और आज की योगाचार बहन जी ने बहुत अच्छा योग कराया, और हमारे चीफ गेस्ट महोदय जी ने बहुत बढ़िया संक्रांति के बारे में। हमारे इधर जहाँ विदेशी पर्यटक आते हैं, भेड़ा घाट, इधर संक्रांति में बहुत बड़ा मेला भरता है और सब लोग उसमें शामिल होते हैं। तो आज का दिन, आज की मकर संक्रांति की सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और माँ नर्मदा के तट पर है हमारा भेड़ा घाट, जो जहाँ विदेशी पर्यटक तक आते हैं, और बहुत बड़ा मेला का आयोजन, जहाँ धुआंधार जलप्रपात है और बहुत सी दर्शनीय स्थल हैं। नौका विहार का भी होता है इधर कार्यक्रम। तो ऐसा बहुत अच्छा आज का पर्व है। इस पर्व की सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सभी को मकर संक्रांति मंगलमय हो। ओम। जी जी, आपको भी मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब जैसा कि आपने कहा ही है, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, मस्त रहे, आनंदी रहे। तो मैं आगे आदरणीय दिनेश तेमवाल जी भाई साहब को सादर आमंत्रित करती हूँ कि आप इस आए और आज के मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर अपनी बात रखें। जी आदरणीय दीजी, धन्यवाद। आदरणीय सदस्यों को नमन, प्रणाम। मकर संक्रांति की खूब खूब शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे आज सभी आदरणीय सदस्य बता रहे हैं, हालांकि मैं देर से जुड़ा, थोड़ा मुझे आसपास रहना था, और जो इस महत्व को बता रहे हैं अलग अलग। आप लेट जुड़े हैं, आपको लड्डू वगैरह कुछ नहीं मिलेगा आज। जी 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 हाँ, मैं अब मुझे वहीं आना पड़ेगा लड्डू के लिए। जी तो जिस तरह से ये वार्ता चल रही है, बहुत सुंदर वार्ता है। और एक तो हमारे 30 त्योहारों को स्मरण करने का, उनको याद करने का, उनको मनाने का मौका है। और योग आहार के मंच पर हम अलग अलग कोनों से देश के ये चर्चा कर रहे हैं, ये बड़ी महत्व की बात है। साथ में
आज हम भगवान सूर्य देव की ही महिमा गा रहे हैं और आज मकर राशि में शनि का प्रवेश है। कहते हैं कि मकर राशि का जो इष्ट है वो जो स्वामी हैं वो शनिदेव हैं और साथ में महत्वपूर्ण ये है कि हमारे जो प्रमुख देवता हैं, देवता यानी देने वाले, उनमें सूर्य, भगवान सूर्य का महत्व है और साथ में जो जल देवता है, जो पवन देवता है और जो धरती माँ है, ये जो 4-5 देवता है ये हमारे देवताओं के भी देवता हैं। भगवान श्री राम के भी ये देवता हैं और हम सब के भी देवता है। तो ऐसे देवताओं को जिनके प्रताप से ही हमारा जीवन चल रहा है और ये पशु पक्षी सभी चल रहे हैं, तो ऐसे देवता का हाँ, ऐसे ऐसे संयोग है, ये मकर संक्रांति है जब और साथ में ये जो बहुत जो ठंडक बढ़ रही थी अलग उससे भी हम धीरे धीरे अब उभरेंगे और मौसम बहुत अच्छा हो जाएगा और साथ ही 2 हफ्ते से कम बचा हुआ है श्री रामचंद्र भगवान के मंदिर की प्रतिष्ठा के लिए। तो ये भी मकर संक्रांति ने आज से और भी उल्लास और भी ऊर्जा हम सब में भर दी है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद और हम प्रत्यक्ष देवता सूर्य को योगाहार के मंच से प्रणाम करते हैं इस भाव से कि हम इस धरती को विषविहीन करेंगे, विषमुक्त करेंगे, लोगों को भी सुखी करेंगे और स्वयं भी सुखी रहेंगे। प्रणाम, धन्यवाद, ओम। जी धन्यवाद आदरणीय दिनेश भाई साहब, आपने बहुत अच्छे से आज मकर संक्रांति पर अपनी बात रखी है। भगवान सूर्य देवता और जो हमारा पंच महाभूतों तत्व से हमारा ये धरती माता और हम सब एक होकर इस कार्य कर रहे हैं, तो आपने बहुत अच्छे से आज अपनी बात रखी। आपको लड्डू मिलता ही है, बिल्कुल। चलिए, और अगले वक्ता के रूप में मैं आदरणीय अनिल चतुर्वेदी जी, अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप भी आज के इस मकर संक्रांति पर अपनी बात रख सकते हैं, बिल्कुल शुभकामना दे सकते हैं। अनिल चक्रवर्ती जी, चलिए। आदरणीय अनिल राय जी, मेरी आवाज आ रही है? अस्तिवा तिवारी जी, जी वंदे मातरम। आप वंदे सभी लोगों को हमारी तरफ से मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। आप लोग धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी मकर संक्रांति के हार्दिक शुभकामनाएं। और आदरणीय गजानन बाजर जी महाराष्ट्र से जुड़े हैं, वाशिम जिला नेतनसा गांव। अगर मेरी आवाज आ रही है आदरणीय गजानन बाजर जी तक, तो आप शुभकामना देने के लिए सादर आमंत्रित है। आदरणीय गजानन बाजर जी तक मेरी आवाज नहीं है जा रही, तो मैं आगे अगले वक्ता आदरणीय गणपत लाल जी, स्वागत है। हाँ जी, योगा टीम को पूरा मेरी गांव की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई मकर संक्रांति की। और हमारे इधर हमारे गांव में आज जैसे मकर संक्रांति पर गाय को चारा डाला जाता है हरा, और गांव में जैसे उत्साह से पारंपरिक खेल खेलते हैं, जैसे गुल्ली डंडा, दड़ी, ऐसा कार्यक्रम गांव में मकर संक्रांति पर होता है। मेरी तरफ से मकर संक्रांति की सभी होगार की टीम को, बहन प्रणाली जी, दिनेश जी, मुनीलाल जी, अशोक जी, सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत, पूरी योगा टीम को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय गणपत लाल जी, आपने बहुत अच्छे से। जी आप कहाँ से रहते हैं गणपत लाल जी? जी आप कहाँ से ज्वाइंट है? निम्बाहेड़ा तहसील है, चित्तौड़गढ़ जिले राजस्थान में है। गांव मरजीवी, एक ऐसा गांव है जिसका नाम मर और जीवी दोनों।
मर और जीवी हाँ, यानी मर जीवी, गया और जीवित क्यों हो जाए। जीवी। हाँ जी। जी जी, बहुत सुंदर गाँव है, राजस्थान से आप जुड़े हैं, आपको भी धन्यवाद और आपको भी हार्दिक बधाई। आदरणीय जानवी देवी जी, अगले वक्ता आदरणीय जानवी देवी जी, मेरी आवाज आ रही है तो आपका भी हाँ जी आ परिचय रही है। दीजिए। नमस्कार जी। हाँ जी, मैं यहाँ उत्तराखंड से हूँ, श्रीनगर गढ़वाल से। ओके ओके, जी जी जी, आपको भी हाँ हार्दिक जी। शुभकामनाएं। आप भी आपके बारे में उत्तराखंड हाँ, के बारे में बताएं। आपको भी मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामना। ओम जी। जी जी जी, धन्यवाद जानवी देवी जी। और बहन मिथिलेश सिंह जी उत्तर प्रदेश से है, तो अब तक मेरी आवाज तो आ ही गई बिल्कुल। तो आपको भी बधाई और आप अपने इस मकर संक्रांति पर अपनी बात रखिए। जी, ओम सदन को नमन वंदन और मेरी ओर से सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं, पूरे सदन को। बात दीदी ने बताई कि कैसे अपनी मकर संक्रांति कैसे मनाई जाती है, तो उस पर मैं हमारे यहाँ ये होता है कि सुबह जल्दी उठते हैं, जैसे ठंड बहुत होती है तो काफ़ी लोग तो गंगा स्नान के लिए निकल जाते हैं, और जो गंगा स्नान के लिए नहीं जा सकते तो वो घर में ही थोड़ा अपना गंगा जल डाल के और वैसे ही भाव करके कि गंगा में स्नान कर रहे हैं, तो सबसे पहले स्नान किया जाता है और फिर खिचड़ी बनाते हैं। जो नए दाल चावल होते हैं ना, उनकी खिचड़ी पहले भगवान को अर्पित की जाती है, फिर आपस में बांटते हैं। और जो दान करना होता है तो जैसे गर्म वस्त्रों का दान होता है और घी का दान होता है, ये मेन रूप से मनाया जाता है। इसीलिए हमारे इधर ना इस मकर संक्रांति को बहुत से लोग खिचड़ी के नाम से भी कहते हैं कि खिचड़ी। इसके बाद जैसे सूर्य की स्थिति बदलती है तो अब ठंड पूरी उस पे यौवन पे है अपनी, तो माना जाता है कि इसके बाद धीरे धीरे ठंड जो है कम होने लगती है। जी, बस मकर संक्रांति पे मेरा इतना ही ज्ञान है, जो प्रैक्टिकल रूप से हम करते हैं उतना ही मैं बताऊंगी। और वैसे हमारी आज जो मुख्य अतिथि आई, उन्होंने बहुत अच्छे से विवेचना की मकर संक्रांति पर्व की। सूर्य भगवान का पर्व होता है ये, बड़ी अच्छी तरीके से हमने सुना और बहुत सुंदर उन्होंने जानकारी दी। जी, ओम, धन्यवाद रंजना दीदी मुझे बुलाने के लिए और बोलने के लिए सदन में। धन्यवाद आदरणीय बहन जी। और आगे रंजना जी लड्डू बनाने में व्यस्त हो गई हैं। जी, मेरी आवाज नहीं आ रही है? नहीं, हेलो, अब आ रही है। अब आ रही है? लड्डू खाने लगी थी तो लड्डू तो मैंने बना दिए हैं सबके लिए, सबको मिलेंगे मगर लास्ट में, कि जब हम समापन करेंगे तब, क्योंकि अब लड्डू खाएंगे तो सब चले जाएंगे, है ना। तो लड्डू मिल गया और फिर चले, ऐसा नहीं, तो सबको जोड़ना है। हमारा टाइम 8:30 बजे तक है, तो इसलिए मैं सबको जोड़ के रखूंगी ताकि लड्डू सबको मिलेगा। तो आगे अगला वक्ता मैं आदरणीय नीलकंठ साबड़े भाई साहब, महाराष्ट्र से। ओम, धन्यवाद, प्रणाम रंजना बहन जी। आपका आवाज इसलिए गायब हो गया था कि आपके मुंह में लड्डू का एक घास था, तो आपको लगा कि हमें आवाज दे रही है, लेकिन मैंने पूरा सोच लिया था कि मिथिलेश बहन जी के बाद मेरा ही नंबर आएगा, तो मैंने आपके मुंह के तरफ पूरा देखा था कि आपके मुंह में एक लड्डू का घास था, तिल का, इसलिए आपको बोलना थोड़ा आवाज नहीं आया बाहर। तो कोई बात नहीं, आज सभी सदन को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। और आज जो भी अपने भारतवर्ष में ये त्योहार होता है, सभी त्योहार होते हैं, तो ये खेती किसानों की संबंध में होते हैं। उसका खेती से और किसानों से डायरेक्ट संबंध रहता है। जैसे कि
आज मकर संक्रांत है, तो इससे आज अपने महाराष्ट्र में तो गन्ना, बेर, पेरू, मटर और जो बीबे के फूल रहते हैं और तिल, ये जो भी अलग अलग वस्तुएं खाने के लिए उपयोग में आता है, जैसे कि खिचड़ी, तो ये बहुत अच्छा अपने किसान इसका कैसे आगे बढ़े, इसके कैसे अपने शरीर स्वास्थ्य के लिए कैसा उपयोग हो, इसमें ये सब रखा गया है। और तिल इस ठंडी के दिनों में गर्म होते हैं, तो ये तिल ऐसे खाते नहीं अपन, तो ये इस लड्डू बनाकर अपने शरीर में लड्डू के रूप में जाते हैं, तो अपने शरीर में गर्मी पैदा कर देते हैं। ये ठंडी के बचाने के लिए ये तिल, शेंगदाना ये होता है, इसमें लड्डू बनाए जाते हैं। और जब अपन स्नान करते हैं उसमें पानी में भी हमारे यहाँ पर तिल थोड़े से डाले जाते हैं। तो जो हार्ट अटैक है और छोटों बच्चों के लिए जो मांसपेशियों का विकास होता है, उसके तेल की मालिश बहुत अच्छी रहती है, तेल की मालिश। और आजकल जो पाम ऑयल, इससे बचना हो तो ये तिल का तेल खाने में उपयोग करना चाहिए। लेकिन किसान अभी तिल का जो फसल है वो बहुत कम लगा रहे हैं, तो इससे बहुत महंगे हो रहे, तो ये भी इसका फायदा उठाने चाहिए कि उसकी फसल बढ़ाने। तो आज 200 रुपये किलो तिल का भाव किराना मार्केट में हो गया है, तो ये भी अपने को एक मौका है कि तिल की फसल और बढ़ाए। और इसमें दूसरा ये हो गया किसान और खेती का, इसमें आ गया जो सभी मटर जैसे आता है। दूसरा होता है गौ माता का संरक्षण। और 10, 15, 20 साल के पहले गांव में किसान जो एक कट्टा गौ माता जमा होती है उसको गोठन बोलते हैं हमारे मराठी में, गोठान, जहाँ पर एक जगह सब गांव की गौ माता चराने के लिए जमा किए जाते थे। वहां पर एक देवता भी एक पत्थर को पूजा करके एक गौ माता का गोठान करके उस पर जो ज्वार की कड़वा कुट्टी चारा जो जिसके पास होगा वो सब रख आज के दिन मकर संक्रांति के लेके जाता था। हमने तो ये भी देखा है कि जो गौ माता को चराने के लिए एक जगह जमा करता था उसको गुराकी बोलते थे, गोपाल बोलते थे। तो गोपाल को वो अनपढ़ होता था, ज्यादा पढ़ाई नहीं करता था और गरीब फैमिली से होता था, तो उसको इस मकर संक्रांत को नए कपड़ा भी कुछ लोग देते थे, कुछ पैसे भी देते थे। तो इसी प्रकार ये मकर संक्रांति का पहला स्वरूप और आज का स्वरूप इतना बदल गया है, क्योंकि गौ माता भी आजकल गांव में भी बहुत कम हो गई, तो ये गोपाल भी नहीं रहा। इस तरह उसका ये कम होती जा रही है संख्या। ये गौ माता का भी संरक्षण के लिए और गौ माता कैसे बढ़ाए इसका भी ये त्योहार से जुड़ा गया है। और पतंग का तो बता दिया है हमारे आज के मुख्य अतिथि दीदी जी ने, तो इससे भी आज का पतंग का भी मैंने परसों भी एक छोटा लड़का था 8-9 साल का, तो जिसपे दूसरी मंजिल पर जहां पर से उसको पैराफिट नहीं था उस पर पतंग उड़ाया था मेरा, उस पर लक्ष्य गया तो मैंने उसको उतार दिया। ये भी आजकल घटनाएं होने लगी। पतंग भी अच्छे तरह से और एक बच्चा माता पिताजी को बहुत रो रहा था कि मुझे मांझा और पतंग दिला दो, तो मैंने उनको समझाया बच्चे को बेटा आपको तितली, फूलपाखरू, पंछी प्यारे लगते हैं क्या? तो बोले हाँ पंछी प्यारे लगते हैं। तो मैंने बोला इस पतंग से, इस मांझा से वो पंछियों को चोट पहुंचती है, तो ये ऊपर से नहीं उड़ाना चाहिए, नीचे से अपना जो सादा धागा होता है इससे उड़ाओ। ये मांझा कांच का बना होता है, अपने हाथ में भी जख्म होती है और पंछियों तो उसकी जान जाती है कितने पंछियों से। तो ये भी इसमें थोड़ा आजकल अपने बच्चों के लिए पतंग
और अपना पंछियों का कैसा उसमें संरक्षण हो ये भी देखना पड़ेगा। तो आजकल की जो महिला है उसमें प्लास्टिक के बर्तन का आदान प्रदान बहुत होने लगा है। तो ये भी कम होना चाहिए, उसकी जगह एक वृक्ष या पेड़ अपने को देना चाहिए, जो कि ये जो सामान होता है प्लास्टिक का जो भी देते हैं महिलाएं, वो अपने घर में सालों साल पड़ा उसमें उपयोग में कोई नहीं आता है, और या कोई उपयोग करता नहीं तो वैसे ही पड़ा रहता है वेस्टेज में। जैसे अपनी एक रूम होती है उसमें सालों साल का ये सामान, सिर्फ उसमें क्या होता है कि ये सामान ये महिलाओं ने उनके लिए बुलाया, वो दूसरी को देती है, वो तीसरी को देती है, वो चौथी को देती है, वैसे ही वो कुछ काम का नहीं रहता है। फिर भी उसका ज्यादा अभी चालू है, तो ये भी बंद करना पड़ेगा। उसकी जगह एक पेड़ प्रत्येक महिलाओं को देना चाहिए। वो पेड़ अपने किचन गार्डन में, अपने आंगन में या खेत में लगाना चाहिए। यही हमारी तरफ से मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। मैंने बहुत ज्यादा टाइम लिया इसलिए मुझे माफ कीजिए। ओम प्रणाम, धन्यवाद। नहीं, आपने ज्यादा टाइम लिया। हाँ, आपको ना ज्यादा लड्डू बांटने हैं, सबको ज्यादा देने हैं लड्डू। तो आपके यहाँ ज्यादा तिल होंगे तो आप सबको लड्डू भेज दीजिए। बहुत अच्छा सर। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, दुबे सर बोल रहे कुछ। हाँ, धन्यवाद। हाँ, और आगे आदरणीय दुबे सर जी। धन्यवाद। एक जानकारी मेरे पास अभी आई है, इसीलिए सदन को मैं देना चाहता हूँ कि हर 72 सालों के बाद में संक्रांति की जो तारीख है वो बदलती है। कि 2000 मतलब हमारे बचपन से 2008 तक करीबन 14 तारीख को ही संक्रांत आया करती थी। अब 2008 से 72 साल वो 15 तारीख को आएगी, और जब आप और हम नहीं रहेंगे 2053 या जो भी साल होगा उसके बाद में यह संक्रांत 16 तारीख को आएंगी। तो हर 72 साल के बाद में संक्रांति की तारीख बदलेगी। यह जानकारी जो आई है वो मैं सदन के सामने रखना चाहता हूँ। धन्यवाद। जी सर, बहुत अच्छा हुआ। मेरे मन में यही प्रश्न था कि ये 15 तारीख, पहले 14 तारीख को आती थी, अभी ये 15 तारीख को कैसे आती। जैसे कि मृग नक्षत्र 7 जून को आता था, तो अभी 8 जून को आने लगा। बस यही प्रश्न था सर। बहुत अच्छा, धन्यवाद सर आपका। जी जी जी, धन्यवाद आदरणीय दुबे सर। हाँ, कि हम बहुत बार देखते हैं कि 14 तारीख ही मकर संक्रांति का दिन है, मगर आपने बताया कि 15 और 14 ये 2 तारीख को भी मकर संक्रांति आती है। और अगला प्रवक्ता मैं आदरणीय रूप सिंह राजपूत भाई साहब को सादर आमंत्रित करती हूँ कि आप आए, मकर संक्रांति पर अपनी बात रखिए। अगर मेरी आवाज रूप सिंह राजपूत जी तक जा रही है तो सादर आमंत्रित। जी ओम, सदन को प्रणाम। आज पूरे भारत देश में मकर संक्रांति का पर्व सभी मना रहे हैं, और हमारे नर्मदापुरम जिले से हमारे दादू ने हमारा प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, सदन में बता चुके हैं नर्मदापुरम क्षेत्र में ये मकर संक्रांति को लेकर। और बड़ा त्योहार तो नहीं है, मगर बड़ा हर्षोल्लास वाला त्योहार है। इसमें हम कुछ नई परंपरा तो उसमें जुड़ती नहीं है, मगर हमारा एक मीठा खाने, लड्डू वगैरह, तिल्ली पट्टी, गुड़पट्टी बनाने खाने का एक महोत्सव रहता है इसमें, और बड़ा आनंदित त्योहार के रूप में इसको मनाते हैं हम। जी ओम। जी जी जी, भैया आप बताया जैसे कि बताई दिया है, और हम हर्ष और उल्लास के और झारखंड ओंकारनाथ भाई साहब, मेरी आवाज आ रही है झारखंड में? तो वहां पर तिल लड्डू खाते हैं? अब बताइए, तिल के लड्डू। चलिए, ओंकार भैया तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। आदरणीय
पुष्पा जी देहरादून से, बहन राजश्री सब कुशवाहा जी। पूरे सदन को प्रणाम। जी जी। हाँ, मैं देहरादून उत्तराखंड से हूँ। तो हमारे यहाँ भी जैसे स्नान दान बोलते हैं, हमारे यहाँ मेन है स्नान का, गंगा जी में स्नान करते हैं लोग आज, और खिचड़ी का दान भी करते हैं और खिचड़ी खाते भी हैं। तो जैसे रुद्रप्रयाग से वहां संगम पे लोग 3 बजे से क्या 2 बजे से ही चले जाते हैं नहाने, क्योंकि भीड़ होती है बहुत, तो लोग जल्दी से वहां पे नहाने चले जाते हैं। ऐसे ही अन्य जगहों भी गंगा के जो जिस संगम है वहां पे तो ज्यादा भीड़ रहती है, लेकिन गंगा जी में स्नान का पहले जमाने में तो कहते थे लोग कि दूर दूर गांव रहते थे पहाड़ों में, वहां से लोग गंगा जी स्नान करने आते थे पूरे इस माघ के महीने में, माघ स्नान बोलते हैं उनको। तो लोग नंगे पांव चल के आते थे उतनी सुबह, जब किसी का अंधेरे में आते थे, किसी दूसरे का मुंह नहीं देखना, अपने अपने रास्ते से आना सबने और गंगा जी में स्नान करके वापस जाना। तो कितनी कठिन तपस्या रही होगी उन लोगों की। अब तो क्या है, हम घर बैठ के अपना खिचड़ी बना रहे हैं, हलवा बना रहे हैं। जैसे मैं भी सुबह देर से जुड़ी तो मैंने भी बना दिया, लड्डू भी बना दिया, हलवा भी बना दिया। स्नान करने नदी में गए नहीं, घर ही में किया। इसमें ये मकर संक्रांति तो जो है बहुत चीजें लेकर के आती है। हमारे यहाँ आज से जो है नए कार्य शुरू होते हैं, जैसे शादी ब्याह, अच्छे अच्छे मतलब जैसे वो कार्य होते हैं, मुंडन है, ये चीजें जो है जो जो सूर्य आज तक दक्षिणायन में था तो आज तक नहीं होते थे, ये थोड़ा बंद थे। दक्षिणायन में 6 महीने दक्षिणायन में रहता सूर्य, 6 महीने उत्तरायण में। तो उत्तरायण में जो ये सूर्य जब प्रवेश करता है आज से, तो हमारे यहाँ शादी ब्याह के दिन भी जुड़ते हैं, मुंडन के दिन जुड़ते हैं, जो शुभ कार्यों के मुहूर्त निकलते हैं आज से। तो वैसे भी कह रहे हैं कि मकर रेखा पे, मकर राशि पे सूर्य जाता है, लेकिन सूर्य कर्क रेखा से जो है मकर रेखा की ओर भी बढ़ता है। इसलिए जो है यहाँ उत्तर भारत में तो बहुत ठंडा है, तो लोगों को आस जगती है कि चलो आज से जो गर्मी भी थोड़ा बहुत, जो आज से थोड़ा 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 गर्म होने लगता है मौसम। तो काफी लोगों की आशाएं रहती है, क्योंकि आजकल सूर्य दक्षिण में तभी तो आजकल गर्मी है। भूमध्य रेखा से 23.5 अंश पर कर्क रेखा है, 23.5 अंश पर उत्तर की तरफ मकर रेखा है। तो सूर्य जो है उस कर्क रेखा से मकर रेखा की तरफ भी आता है, और मकर राशि पर ज्योतिषी बताते हैं वहां भी आता है। तो आज ही के दिन जो है, आज के दिन से वो जो इतिहास में जो भीष्म पितामह थे, तो उन्होंने भी आज उनकी इच्छा मृत्यु थी कि मैं उत्तरायण में वो हूँ, उत्तरायण में मेरा जो है शरीर देहावसान हो। तो उन्होंने आज के ही दिन जो है अपना शरीर त्यागा था। ऐसी ऐसी अनेक महाभारत उसमें रामायण में बहुत कथाएं हैं इस मकर संक्रांति पे। उतने विद्वान तो हम लोग नहीं है, पर चलो धन्यवाद, टाइम भी कम है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मंच पे बुलाया। रंजना बहन जी, गुप्ता जी की आपने बताया कि हमारे ये जो पूर्वज जो हमारे पहले सन त्योहार मनाते थे, तो उनको बहुत कठिनाई, और अब तो हमारे लिए बिल्कुल सरलता से हो रहे हैं और हमें कोई तकलीफ नहीं हो रही है। अब तो हम बिल्कुल आसान से ये कुछ कर रहे हैं, क्योंकि आपने बताया कि कैसे चलते थे और कैसे गंगा स्नान तक करते थे। अभी भी पहले हमारे यहाँ जैसे हमारे सास ससुर माँ पिताजी ऐसे कोई बड़े हैं, तो उन्होंने जो व्रत भी करते थे तो कितनी कठिनाई से करते थे, मगर हम अभी कर रहे हैं तो व्रत में कुछ ना कुछ खा ही लेते हैं। ऐसे तो चल रहा है। चलिए, बहुत सुंदर। और आदरणीय राम कृपाल पटेल भाई साहब को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ, छतरपुर जी। जी जी जी, छतरपुर मध्य प्रदेश बुंदेलखंड से आपकी आवाज सुनी छतरपुर से। पूरे सदन को बहुत बहुत प्रणाम, वंदे मातरम, और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जैसा कि सभी जनों ने बताया, थोड़ी थोड़ी सा बदलाव हर क्षेत्र में है। हमारे इधर भी वही उत्तरायण सूरज के हिसाब से अपन मानते हैं, जो फसलों को अच्छा हरा भरा देखते हैं उसी उत्साह में मनाते हैं। और संक्रांति के दिन वही नदी नाले जहाँ हैं तो वहाँ उसमें लगा लेते हैं, नहा लेते हैं। बाकी तो घर ही में नहाते हैं, जैसे नदी नाले तालाब नहीं है तो घर ही में स्नान करके अपन मनाते हैं। कुछ भजन कीर्तन गा के, कुछ खाना पीना, जैसे खिचड़ी है, ये तो हर जगह पूरे क्षेत्र में चलता है, तो वही चलता है सबरे। हालांकि विशेष कछु और नहीं रहता, लेकिन फिर भी उत्साह तो रहता ही है। ठंडी के बाद जो पहला त्योहार के रूप में मनाते हैं यहाँ, और आज से जो है शादी ब्याह भी शुरू हो जाएंगे, और थोड़ा धूप भी तेज निकलने लगेगी। जो ठंड में एकदम सिकुड़ रहे थे जानवर भी, मनुष्य भी, जो है फसल भी अच्छी, धूप लगने लगती है तो थोड़ा फसल भी अच्छी होने लगती है।
और सभी जनों को बहुत बहुत धन्यवाद। मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने समय दिया बहुत बहुत जी जी प्रणाम। जी, राम कृपाल पटेल भाई साहब, बहुत आपको भी मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और अगला वक्ता में आदरणीय संतोष तिवारी जी जुड़े हैं। आपका परिचय भी हो जाएगा। संतोष तिवारी जी, आप तक आवाज आ रही है? आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं मकर संक्रांति की। और अगला आदरणीय सविता जी एलने वर्धा से। मेरी आवाज आ रही है सविता ताई? चलिए, सविता ताई तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। आदरणीय शेखर जी, शेखर जी सुजाता बांदेकर शेखर जी बांदेकर हमारे सिंधुदुर्ग के जिलाध्यक्ष है पतंजलि के। आपको भी सादर आमंत्रित है शेखर जी, मकर संक्रांति विशेष पर आपके विचार यहाँ देने के लिए हूँ। जी, सविता ताई एडने ने यहाँ अपना माइक ऑन किया। जी सविता ताई, आपको हार्दिक बधाई। हाँ जी, सभी को, हाँ जी, सभी सदन को प्रणाम और सबको अपने ये मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। महाराष्ट्र में ऐसी संक्रांति की गंगा जल से स्नान नहीं करते हम, गंगा जाकर हमारे घर पर ही हम लोग स्नान करते। और जो तिल्ली के लड्डू, सवेरे जो सूर्य नारायण की पूजा होती है, वो पूषा जो बोलते हैं हमारे महाराष्ट्र में, पूषा, तुलसी के पौधे के सामने हम पूषा रखते हैं। वहां पर एक आईना रखते हैं, वो आईने में सूर्य नारायण दिखने को होना, ऐसे सूर्य नारायण के सामने वो आईना रखते हैं। और सवेरे 6 बजे से सूर्य नारायण से पहले निकलने के पहले हम पूजा करते हैं। और पूजा करने के बाद उसको तिल और गुड़ का प्रसाद चढ़ाते हैं। और सूप और शक्कर का भी नैवेद्य वहाँ पर रखते हैं। फिर बाद में हम जब खाना बनाते हैं तो मूंग की दाल की खिचड़ी और वाल की फल्ली की सब्जी बनाते हैं हमारे घर, हमारे यानी पूरे वर्धा जिला में, महाराष्ट्र में बनाते हैं वैसे। और ये त्योहार में खिचड़ी का ज़्यादा से ज़्यादा महत्व है और तिल का। तो वो भगवान को भोग चढ़ाने के बाद खिचड़ी और तिल का लड्डू, और हमारे इसमें जो पेंडी बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, पेंडी, और उसको एक नाम है और कुछ तो भी बोलते हैं। तो हमारे घर तो हम बच्चे लोग तो नहीं खाते, वो आलू के सरीके रहते हैं, तो मोर कांदे बोलते हैं, मोर कांदे। वो मोर कांदे का भी ज़्यादा महत्व हमारे इधर है। तो संक्रांति के दिन हमारे यहाँ सब जन मोर कांदे, ज़्यादा नहीं पर थोड़े से भी मिले तो वो लेकर आते हैं। लेकिन अभी तो मार्केट में मोर कांदे ज़्यादा से ज़्यादा नहीं मिलते, तो उसका भी महत्व बहुत सारा है हमारे गांव में, हमारे आसपास के खेड़े में। तो वो सवेरे हम अपना पूजा पाठ करके हम उसका भोग लगा देते हैं भगवान को। और फिर दोपहर को हम अपना कुछ भी गोड़ धोड़ बना लेते हैं। और जो मकर संक्रांत रही, पहले हम छोटे छोटे थे तभी मकर संक्रांत के पहले दिन हम त्योहार मनाते थे, क्योंकि कुछ भी गोड़ धोड़ बनाना, खाना पीना, सब मौज मस्ती करना, ऐसा होता था। और भगवान को हम वान देना, यानी सब जो अपने घर बेर, ऊस के छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें हर इसकी फल्ली, यानी वाल की फल्ली, वटाने की फल्ली, तुअर की फल्ली, गन्ने के टुकड़े छोटे छोटे, गाजर के टुकड़े छोटे छोटे कर वो हम वान बनाते, नया टोपला लेते थे। एक नई टोपली जो मार्केट में मिलती है, इसकी अभी गन्ने के बाँस की जो बनती है वो वाली टोपली लेते थे, उसमें वान करते थे, उसको कपड़े से ढकते थे। तो पहले दिन करते थे। लेकिन अभी क्या हुआ कि अभी 2-4 साल पहले से 15 तारीख को संक्रांत आती है। और 15 तारीख को संक्रांत आती है, तो 15 तारीख को वान करते थे। पहले दिन 14 तारीख को यानी गोड़ धोड़ पदार्थ करके सब बच्चों को सब मिलकर खाना खा लेते थे। अभी पहले दिन उसी दिन वान करना पड़ता, उसी दिन खाने के सब पदार्थ बनाना पड़ता। तो तिल्ली के लड्डू तो हम पहले दिन बना लेते हैं, और जो तिल्ली के और मुरमुरे के भी लाडू कोई कोई बनाता है। और वो पेंडी और सवेरे तिल के लड्डू, ये हमारे नाश्ते में हो जाता है, तिल के लड्डू और पेंडी। और फिर बाद में खिचड़ी और वाल की फल्ली का भोजन हो जाता है। फिर शाम को हम गोड़ धोड़ का भोजन करते हैं। और दूसरे दिन जो वान जो है बनाते हैं, तो वो जो किसान महिला है
जो ये सबसे आधारित एक त्योहार है किसानों का, यानी महिलाओं का, बीज के देवान घेवान। जिनके घर में अच्छा बीज रहा तो वो जो फली अपने वान के टोपले में जो बीज फली देती है, वो अपने घर में आने के बाद सब चुन चुन कर अलग करना, और कौन सा बीज अच्छा है वो देखकर हम अगली साल वो बीज हमारे खेतों में बोना। यानी पहले लोग क्या करते थे, अपने घर का बीज अपन अपने घर में रखते थे। अभी तो हम सब बीज मार्केट से लेकर आते हैं, तो वैसा नहीं करते। वो अपने बीज की देवान घेवान ज़्यादा होती थी संक्रांति में। तो अच्छा जो बीज रहा तो वो अपन अपने घर के खेत में, तो अगली साल वही बीज हम अभी 10 लोगों को देते थे। यानी हमारे घर का जो अच्छा बीज, अच्छे क्वालिटी का बीज रहा तो वो हमें अपने आसपास के लोगों को यानी देवान घेवान करते थे। फिर वो सुहासिन का जो वान रहता है, तो सुहासिन के वान में एक बिंदी और एक मंगलसूत्र का धागा, ऐसे करके हम जो सुहासिन का लेन देन है वो हम 5 सुहासिन को वान देते हैं। नहीं तो फिर सुगड़े का वान बोलते हैं, तो सुगड़े का वान भी हम मकर संक्रांति के दिन देते हैं। कोई कोई महिला देती, हर महिला नहीं देती, कोई कोई महिला देती है। और हम भोजन करके अपना ऐसे पद्धति से हमारे महाराष्ट्र में हम अपना वान का त्योहार मनाते हैं। अभी मैंने सभी से सुना कि सभी जगह पर जनरली एक ही प्रकार का वान होता है महिलाओं का। इसमें पुरुष का ज़्यादा ये नहीं रहता, लेकिन महिला ज़्यादा उत्साहित रहती, क्योंकि महिला को वो कार्यक्रम, आज का कार्यक्रम करना है करके सवेरे उठकर अपने काम में लग जाती। अरे मकर संक्रांति का दिन जो है वो आज के दिन से जो अपनी ठंड है तो वो ठंड कम हो जाती है, और गर्मी का यानी अपन अपने गर्मी यानी धूपकाले की तरफ अपन बढ़ रहे। अभी ठंडी का मौसम कम हो गया बा, और इसी दिन से अपना दिन जो है वो थोड़ा थोड़ा तिल बढ़ते बढ़ते अभी बढ़ना चालू हो गया। तो दिन भी बढ़ना चालू हो गया और धूप भी बढ़ना चालू हो गई। और अपना जो महिलाओं का जो त्योहार है वो भी आज का बहुत बड़ा त्योहार है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इधर महिला सहभागी होती है, और आज का पूरा खेतीबाड़ी का काम भी बंद रहता है, और सवेरे से महिला अपने काम धाम में चालू रहती है। तिल के लड्डू बनाओ, खिचड़ी बनाओ, भगवान को भोग लगाओ, वान दो, महिलाओं को बुलाओ, कुछ गजरा करो, फूल करो, और ऐसे ऐसे करके हम अपना त्योहार, संक्रांति का त्योहार बिल्कुल मनाते हैं। बिल्कुल सही ताताई, आपने बहुत अच्छे से कहा कि हमारे महाराष्ट्र में किस प्रकार से ये त्योहार मनाया जाता है। और अभी सभी महिलाएं आज से मकर संक्रांति से पूरे रथ सप्तमी तक पूरे सज धज के और बढ़िया तैयारी करके सब अपने अपने जगह पर महिलाएं जिनके यहाँ प्रोग्राम रहता है, वहाँ पर हल्दी कुमकुम रहता है, वहाँ पर सुवासिनी का वान रहता है, वहाँ पर जाएंगी और पूरे रथ सप्तमी तक 1 महीना तक वो बिल्कुल ये कार्यक्रम उनका कंटिन्यू चलेगा। और समूह में भी वो हल्दी कुमकुम ये कार्यक्रम तिल संक्रांति का कार्यक्रम करते हैं हमारे यहाँ भी। तो आपने बहुत अच्छे से मकर संक्रांति पर जानकारी दी, और आपको बहुत बहुत मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप अगर एक जो हम महाराष्ट्र में उखाना कहते हैं, अगर आप वो कहेंगे तो बढ़िया होगा। हाँ, उखाना बोलते हैं। आप बोलिए एक उखाना।